हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज जो है मैं आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आई हूँ जिसकी आप सैलरी देखेंगे तो आप अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ऐसी सैलरी होना इतने कम एक्सपीरियंस पे ये बहुत ही रेयर होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम देखते हैं कि ये कौन सी वैकेंसी है और इसकी सैलरी कितनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी किसकी है? तो ये वैकेंसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ये वैकेंसी आई हुई है हमारे पास। ठीक है, तो ये इतना रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कौन नहीं जाना पसंद करेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का, जो कि हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सबको पता है कि HPCL क्या है और क्या नहीं है। तो ये जो है PDF मैं आपको अपने ग्रुप पे भी, टेलीग्राम हैंडल पे भी भेज दूँगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डाल दूँगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन करिए, उस पर मैं रेगुलर इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ। तो इसकी PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो देखते हैं कि इन्होंने मांगा क्या है। इन्होंने इनवाइट किया टैलेंटेड और मोटिवेटेड कैंडिडेट को जो एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, ठीक है, एनर्जी सेक्टर्स में। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन देना है, तो कुछ ऑफलाइन नहीं करना, ऑनलाइन देना है। सबसे पहली बात, जो कमेंसमेंट है वो 23 जून से होने वाला है, यानी कि ऑलरेडी कमेंस हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन। एंड लास्ट डेट है 22 जुलाई। तो बिल्कुल लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करिएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट, और मैं तो बोलती हूँ जो भी एलिजिबल है बिल्कुल भरिए, क्योंकि ऐसी सैलरी पे इतने कम एक्सपीरियंस में आपको दूसरा जॉब बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। अभी हम सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। अभी देखिए पोजीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले ये पोस्ट जो है, ये बहुत सारे पोस्ट है, लेकिन हम लीगल पोस्ट के बारे में बात करेंगे। आप सारे पोस्ट जो अदर पोस्ट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, या तो आपके कोई रिलेटिव हैं जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो वो भी जो है वो यहाँ से जाके वैकेंसी फिल कर सकते हैं। बट हमारा क्या है, हमारा कोर एरिया है लॉ, तो हम देखेंगे लॉ ऑफिसर और लॉ ऑफिसर HR की। ये दो पोस्ट है जो लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये टोटल जो है आपको यहाँ पे पोस्ट दी गई है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है, ये लॉ ऑफिसर के लिए 5 है एंड लॉ ऑफिसर HR के लिए 2 है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 26। तो यहाँ पे ही काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं कम हो जाएंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम एज लिमिट जो है इन्होंने 26 दे रखी है। तो जो भी कैंडिडेट्स अब 26 के हैं दे आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ही आधी जनता तो कम हो जाएगी। तो जो एलिजिबल है बिल्कुल ना मिस करे ये अपॉर्चुनिटी। दूसरी देखिए, आप फुल टाइम कोर्स 3 ईयर या 5 ईयर्स इन लॉ करने होने चाहिए 12 के बाद। दोनों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। ठीक है, बाकी पोस्ट की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अब देखिए एक्सपीरियंस जो है, यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है। दोनों में बस 1 साल का एक्सपीरियंस है, बस 1 साल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 1 साल के एक्सपीरियंस में आप जब सैलरी देखेंगे ना इसकी, तो आप दंग रह जाएंगे कि कितनी सैलरी ये दे रहे हैं। अब देखिए मिनिमम मार्क्स जो हैं आपकी क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स होने चाहिए। 60% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए, एंड 55% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, देन जो है हमारा वर्क एक्सपीरियंस, जो हमने देखा कि 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लॉ ऑफिसर का जो एक्सपीरियंस है वो एटलीस्ट 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का, जो कि रेप्यूटेड लॉ फर्म में काम करा हो या कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में काम करा हो। ठीक है, जो LLB के बाद करा हो ये काम। और जो है एक्सपीरियंस काउंट होगा, अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो तो एनरोलमेंट के बाद ही काउंट होगा। ठीक है, और ये प्रेफरेबली आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, डिवाइजिंग लीगल स्ट्रेटजी, हैंडलिंग लिटिगेशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन मैटर, ड्राफ्टिंग ऑफ अग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग फॉर फाइलिंग बिफोर कोर्ट, आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर,
ब्रीफिंग काउंसिल, ये सारी चीज़ों में आपको किस में भी एक्सपीरियंस है तो आप इसमें जो है आप काउंट करा सकते हो एक्सपीरियंस। रेलिवेंट एक्सपीरियंस शुड बी इन सब्सटेंशियली कवर्ड नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजरल लॉ, पेट्रोलियम लॉ, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन है, फिर इन्वायरमेंटल लॉ है, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ लाइक IBC, ठीक है, बैंकरप्सी कोड जो है हमारा, कंपटीशन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इनके एडिशन में आपकी एक्सीलेंट वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब ये तो है हमारी कि हमें लॉ में क्या नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लॉ ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, और जो आपने मैक्सिमम चीज़ें अपने कॉलेजेस में भी पढ़ रखी होंगी, ठीक है। अब आते हैं कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। तो ड्राफ्ट करने की, फाइनलाइज करने के लिए प्लीडिंग, अग्रीमेंट, बहुत सारे डीड्स, डॉक्यूमेंट्स, लीगल मैटर में अपना वैल्यू ऐड कर सकते हैं आप, डेवलप कर सकते हैं कोई स्ट्रैटेजी, कोई केस फाइल या डिफेंड करने से पहले। तो आपके पास साउंड लीगल नॉलेज होना चाहिए, ओपिनियन आप दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, कोई भी क्वेरी अगर क्लाइंट का है, ठीक है। एडवोकेट को ब्रीफ कर सकते हो, जो भी पेनल एडवोकेट्स होंगे, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देखने हैं, सारी चीज़ें देखने कि वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर आप फाइल कर रहे हो कि नहीं, टाइमली सबमिशन हो रहा है कि नहीं प्लीडिंग्स का या डॉक्यूमेंट्स का, और अलग डोमेन स्किल भी आपको होनी चाहिए, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन से भी रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स को जो है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करना होगा। दूसरा जो लॉ से रिलेटेड पोस्ट HR का है, उसमें भी सिमिलर सारे लॉज वो ही हैं जो हमने लॉ ऑफिसर्स के लिए देखी थी, और इसमें भी एक्सपीरियंस 1 ईयर का है। लॉ फर्म में आपको सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी, और जो है अगर आपको बार काउंसिल, मतलब अगर आप एडवोकेट हो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो बार काउंसिल में रजिस्टर होने के बाद जितनी टाइम है तो उसमें 1 साल आपका काउंट होगा, उससे पहले वाला नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है। तो चलिए लॉ का यहाँ पे हमने देख लिया, एलिजिबिलिटी एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है हम वो देख लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किस बेसिस पे, कि सिलेक्शन प्रोसेस में जो है वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग सेलेक्टिंग टूल्स होगा, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ग्रुप टास्क होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, मूट कोर्ट हो सकता है लॉ ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। और उसमें जो है सबसे पहले जो टेस्ट होगा उसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछा जा सकता है आपसे, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट लिया जा सकता है, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन पे। फिर टेक्निकल नॉलेज, जितने भी लॉ सब्जेक्ट्स हमने ऊपर डिस्कस किए वो सारे पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मेरिट पे होगा, और उस रेशियो पे डिटरमाइन होगा, जो मतलब प्री डिटरमाइंड होगा, पहले से डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और उस हिसाब से सिलेक्शन होगा। और कैंडिडेट्स को जो है ना मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा इस CBT टेस्ट में, और ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू में जाने के लिए, ठीक है। और जो कैटेगरी या डिसिप्लिन वाइज मेरिट लिस्ट जो होगा वो ड्रॉन किया जाएगा सारे कैंडिडेट्स के द्वारा, जो क्वालिफाई करेगा हर स्टेट का CBT, ग्रुप टास्क या मूट कोर्ट या पर्सनल इंटरव्यू और वर्क एक्सपीरियंस, ये सारे पे डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो ये था हमारा कैसे शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है। अब जो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रही थी, जो सैलरी पार्ट था, ये देख लीजिए आप, सैलरी क्या है आपकी। सैलरी देखिए, पे स्केल तो इन्होंने दिया है E2 के लिए 5,000 से 1,60,000 से, सॉरी 50,000 से 1,60,000 से इन्होंने पे स्केल दे रखा है E2 का, जिसमें आपको CTC बन रहा है, देखिए कितना 6.26 ओनली 1 ईयर के एक्सपीरियंस में। जो ग्रेड C की सैलरी है उसमें देखिए कितना बन रहा है, 80,000 से लेके 2,20,000 तक इनका जो है बैंड है। और आपकी CTC पे ध्यान दीजिए, 26,000 एंड 26.97 लाख है CTC। एंड D ग्रुप वाले में देखिए 31.42 लाख पैकेज है। क्या आप ऐसा पैकेज मिस करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं ना।
तो ये फॉर्म तो बिल्कुल भरिए, ठीक है। ये छोड़ने वाली चीज़ है ही नहीं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें डिटेल दी गई हैं डियरनेस अलाउंस, HRA, कैफेटेरिया एंड अदर अलाउंसेस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ मेडिकल एग्जाम के बारे में बोल रहा है। अब जो भी आपका अपॉइंटमेंट होगा वो सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस आपका होगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, अगर आप मेडिकली फिट नहीं आते हो, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो है पोस्टिंग कहाँ पे होगी, वो किसी भी SBU डिवीज़न डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेशन में हो सकती है। कॉरपोरेशन के किसी भी डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग हो जाएगा। अब प्रोबेशन देख लीजिए, प्रोबेशन 1 साल का होगा जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन से, और वैसे ही आपने प्रमोशन ख़त्म किया ना प्रोबेशन पीरियड, तो उसको कंफर्म्ड बताया जाएगा कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है। और एक अमाउंट है 5,000 पर मंथ का, वो डिडक्ट होगा एज अ रिटेंशन अमाउंट फ्रॉम इम्यूलमेंट फॉर फर्स्ट 6 मंथ। पहले 6 महीने में हर बार जो है 5,000 ये डिडक्ट कर लेंगे एज अ रिटेंशन अमाउंट, और प्रोबेशन ख़त्म होने पे वो उनको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एज अ सिक्योरिटी ये रखेंगे। अब यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, E2, SC, ST, OBC, NC, EWS और UR में दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि लॉ ऑफिसर एंड लॉ HR के बारे में दी गई थी। ये अब एप्लीकेशन प्रोसेस आप देख लीजिए जो 23 जून से स्टार्ट हो चुका है एंड 22 जुलाई में चलेगा। ये ऑनलाइन www.hindustanpetroleum.com से आप जाके भर सकते हैं। उसके करियर पेज में जाइएगा, करंट ओपनिंग में जाने के बाद जो है यहाँ पे जाके आप मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है इनकम्प्लीट या रॉन्ग पर्टिकुलर होगा तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब आपको सही देना है, कुछ भी फेक नहीं देना है, क्योंकि वही डिटेल फाइनल होगा और अगर कुछ गलत किया तो फिर वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपने फ़ीस भी नहीं सबमिट किया तो भी आपका कैंसिल माना जाएगा कैंडिडेचर। फिर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सारे देने होंगे, सब जो भी मांगा जाएगा जब भी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो एप्लीकेबल है सारे पोजीशन के लिए। फ़ीस देख लीजिए, फ़ीस है 1,180 टोटल, ठीक है, प्लस पेमेंट गेटवे के चार्जेस लगेंगे जो भी लगेंगे उनके। और जैसे ही आपने सबमिट कर दिया उसमें लिखा आएगा योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड आपका जो है सबमिट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। लेकिन जो जैसा मैंने आपको बताया लास्ट डे तक बिल्कुल मत रुकिएगा, क्योंकि लास्ट डे में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने में। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी फिर आप फॉर्म फिल कर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि जुरिसडिक्शन मुंबई होगा एंड ऑल, सो दिस इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी मैंने डिस्कस कर दी है एंड आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू यू फॉर डिसाइडिंग वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस एग्जामिनेशन और नॉट। क्योंकि आई थिंक अगर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं तो उनको बिल्कुल इस एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। आपकी सीट्स कम हैं लेकिन किसी का भी हो सकता है, तो इतना जब आपको मौका मिल रहा है, आपने पैकेज देखा, उस पैकेज में कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा, तो बिल्कुल अटेम्प्ट करिए। मे बी यू आर द वन हु इज़ गोइंग टू सेलेक्ट फॉर दिस पोजीशन। तो चलिए देखते हैं, ऑल द बेस्ट एंड ज़रूर फिल करिएगा इस पोजीशन के लिए फॉर्म। सो this is all by my side. This is Advocate Twinkle Jha signing off today's session. Thank you.